जन सुराज पद यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर प्रखंड में मीडिया से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई है। आज बीजेपी के नेता इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। देखिए, जब लोग सरकार पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार को मालूम है कि ये काम हो चाहे नहीं मुझे वोट मिलता रहेगा, नियत खराब है कि नीति खराब है उसकी बात नहीं। एक तो उनकी समझदारी नहीं है और उन पर दबाव नहीं है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि 5 वर्ष में आप पर यह दबाव रहे कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको हटा देगी। जब लोगों को यह लग जाएगा कि मैं काम करूं या न करूं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मैं जीत कर आऊंगा ही आऊंगा, तो इसीलिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो भाजपा के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, भैया कुछ हो वोट मोदी के नाम पर हमको मिल ही जाएगा, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। अगर आपको कोई ये बता दे कि आपको परीक्षा में 90% नंबर आएगा ही आएगा, तो आप कितनी पढ़ाई करेंगे? जो मन होगा पढ़िएगा, जो नहीं मन होगा नहीं पढ़िएगा। तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता को ही उनके समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। उन समाज के लोग ही उन्हें वोट नहीं किए, इसलिए उन्हें जितना इफ्तार पार्टी करना है करने दीजिए। अब यह समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करने लगा है। जरूरत है बस इस बात की कि एक प्रयास ईमानदारी से किया जाए। भैया देखिए, ऐसा है, समाज इन बातों को समझता है। पूरा ये जो अभियान है वो इस बात पर निर्भर है, इस बात पर बेसिस बनाया गया है कि समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूं तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए। आफाक अहमद के एमएलसी चुनाव में जीत पर उन्होंने कहा कि एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बड़ी बात है कि जिस उपचुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता सहानुभूति के आधार पर वोट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, उस चुनाव में एक साधारण सा व्यक्ति शिक्षक के नेता के रूप में उभर कर सामने आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना कोई वोटर नहीं बनाया था, और इससे बड़ी बात एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से आता है। जबकि उस दौरान रामनवमी में बिहार में 3 से 4 जगह सांप्रदायिक घटनाएं घटी थी। आफाक अहमद की जीत बिहार में बुद्धिजीवी वर्ग के निर्णय का एक उदाहरण है। किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का। लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म। मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है,
उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है, उससे कोई। मौजूदा व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पद यात्रा करके कोई गांधी नहीं बन सकता। जिसको भी लोग समाज में निकालेंगे उसकी मदद जनसुराज करेगा। बिहार के लोगों पर मेरा विश्वास है कि उनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है। बिहार के लोगों को जागरूक कर इसे फिर से एक नया रंग दिया जा सकता है। आप एक पदयात्रा करके 4 कदम पैदल चल के गांधी नहीं बन सकते हैं, कुछ चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते हैं। ये सदियों में, ये लोग महामानव हैं, सदियों में कोई एक पैदा हुआ है। हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। कितना चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो समाज को तय करना है। हमारा प्रयास ये है कि अभी तक मैंने नेताओं का, दलों का काम किया है, उनकी मदद की है। अब मैंने तय किया है, संकल्प किया है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जिसको भी लोग चुनकर आपस से निकालेंगे, विचार विमर्श करके जिनके नाम पर भी सहमति होगी, उसके पीछे जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, समझ, संसाधन, व्यवस्था लगेगी। और आपने देखा, अभी हमने इसको करके दिखाया। मैं रोज ये भी कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए। मैं 6 महीने से चल रहा हूं पैदल, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। चलने का कितना प्रभाव है, चलने के पीछे क्या नियत है, ये इस पर आपका शंका हो सकती है, आपकी आशंका हो सकती है, आप उस पर विवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं घर परिवार छोड़कर चल रहा हूं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है और मैं इसको करूंगा। मुझे यही करना है और मेरा विश्वास है बिहार के लोगों पर कि उनकी चेतना कहीं दब गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। समाज की चेतना मरी नहीं है। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चों को और कोई समझ हो चाहे नहीं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग प्रबुद्ध हैं। ये जरूर बात है कि विकल्प के अभाव में एक लंबे समय से जाति और धर्म की राजनीति, धन बल, बाहुबल की राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है। लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है। किसानों की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाली के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, भूमि सुधार कानून का लागू नहीं होना, दूसरा, जल प्रबंधन का अभाव और तीसरा, फसलों का समर्थन मूल्य का नहीं मिलना। अभी तक जो मेरी समझ में आई है बात, 190 दिन चलने के बाद, बिहार में किसानों की जो बदहाली है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला जो कारण है वो भूमि सुधार का न होना। बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार के दिशा में, लैंड रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करने के दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी वजह से बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देश के, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। और जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, अगर उसका लैंड होल्डिंग आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90%, मतलब करीब करीब 35 से 36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती है वो इतनी छोटे स्तर की है कि ज्यादातर लोग समाज में या तो खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए खाने वाली खेती कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही पैदा कर पाते हैं जिससे कि आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, वो कमाने का जरिया नहीं है। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोग खेती या तो अपना और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। तो पहली समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं, आधे से ज्यादा जो जमीन है वो बाढ़ प्रभावित है। हर जिले में कुछ प्रखंड, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की समस्या है, और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें करीब करीब 30 से 35% जमीन सूखे से प्रभावित है या पानी के जल जमाव से। जैसे छपरा सिवान में आप देखिएगा, चंवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वंशवाद जैसे नासूर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वंशवाद आज समाज की सच्चाई है और इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था की भी सच्चाई है। वंशवाद तब खत्म होगा जब पूरे बिहार के लोग मिलकर अपना दल बनाएंगे, तब सबको अपने बच्चों की चिंता होगी और लोग वंशवाद नहीं करेंगे। वंशवाद जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक है, एक तरह से कोढ़ है। लेकिन ये भी हम लोग मानते हैं कि ये
समाज की सच्चाई है, आज की राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई है। 1952 में एक आंकड़ा याद रखिए, 1952 में जब पार्लियामेंट बना पहला, उसमें 2/3 से ज्यादा सांसद वो 50 वर्ष से कम आयु के थे। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप बात ही नहीं सुनिएगा, किसी चीज को, विषय को समझे बगैर। ये 2020 के जमाने मोड में आप लोग रहते हैं। आपको तुरंत आंसर चाहिए, मैं आऊंगा सुधार दूंगा, मैं आऊंगा कल पार्टी बनाऊंगा, मैं आऊंगा चुनाव हरा दूंगा। भाई मुझे वो आता ही नहीं है, इसलिए मैं हेडलाइन बनाता नहीं हूं और आपकी उसमें रुचि नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वंशवाद को पहले आप समझिए कि वंशवाद क्यों है। नीतीश कुमार तो वंशवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जदयू में पार्टी का नेता वही बनेगा जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे। गलती लालू यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव में नहीं है कि वो वंशवाद कर रहे हैं, अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं बैठूंगा तो मैं भी आपके बेटे और अपने बेटे में मैं अपने आप को ही बैठाऊंगा। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनका बेटा तो नहीं पॉलिटिक्स में है, लेकिन फिर भी अपने दल में वो उसी को बना रहे हैं नेता जो उनके मत का हो। उस व्यवस्था में कमी है, क्योंकि वो दल नीतीश कुमार का है, आरजेडी दल लालू यादव का है, कांग्रेस आज दल सोनिया गांधी या गांधी परिवार का है। अगर दल बिहार के लोगों का होगा तभी उससे आप निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या जब प्रशांत किशोर दल बनाएंगे तो उसमें वंशवाद होगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दल बना लूं और मैं उसका नेता हूं तो ये बिल्कुल झूठ बोलूंगा कि अगर मैं कहूं कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा आपके बच्चे की चिंता करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन अगर दल प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के सब लोग मिलकर बना रहे हैं तो सबके अपने बच्चों की चिंता होगी, तो वंशवाद नहीं होगी। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।